गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए हम क्लास को पॉलिटी के भाग को, राज्य व्यवस्था के भाग को, संविधान को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अनुसूचियों तक कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। अब हमने भागों को डिटेल से समझते हैं यहाँ पर कि जो 22 भाग हैं वो किस किस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं, किस किस तरह से बने हुए हैं। तो संविधान के जो 22 भाग थे वो अभी कितने हो चुके हैं? 25 हो चुके हैं। ये हम समझ चुके हैं। तो अब देखिए संविधान का भाग एक क्या कहता है? संघ और उसका क्षेत्र, यानी हमारे देश का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें कितने राज्य हैं और केंद्र कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये और उससे संबंधित प्रक्रिया, राज्यों को बनाने संबंधित प्रक्रिया किसमें दे रखी है? भाग एक में। याद रखिएगा। इसी तरह से अनुसूची एक है और अनुसूची एक में भी क्या दिया हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सूची दी गई है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल है, यानी संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है और इसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। दूसरा, संविधान का भाग 2 है नागरिकता, सिटीजनशिप, कि कौन कौन इस देश के नागरिक होंगे, इस बारे में बताता है। देखिए, नागरिक और निवासी में फर्क है। निवासी का मतलब है कि कोई भी दूसरे देश का नागरिक भारत में निवास कर सकता है, कोई पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में निवास कर सकता है, लेकिन नागरिक वही होगा जिससे लीगली, वैधानिक तरीके से यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो। इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में मिलते हैं, यानी संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल है। भाग 3 हम बात करते हैं तो संविधान का भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि यहाँ पर जो नागरिक हैं, जनता है, उसके मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, और ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, यानी राज्य को कुछ गाइडलाइंस दी गई है, कुछ निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को नीति निर्माण में, यानी कानून बनाते समय, इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और ये किसमें दिए गए हैं? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। भाग 4 ए, आपको याद है कि भाग 4 ए जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य किस में जोड़े गए हैं? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 ए में जोड़े गए हैं। अब यहां देखिए, ये दोनों भाग 4 ए और 4 हैं। इन दोनों में अगर आपको ये अधिकार नहीं मिलते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य का आप पालन नहीं करते हैं और राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इनको छीना जाता है तो न्यायपालिका जाया जा सकता है, यानी कोर्ट में हम जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जाता है। तो हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो भाग 1 से पढ़ें तो भाग 1 राज्य का क्या दिया गया है? संघ और उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता संबंधित है, 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो 36 से लेकर 51 तक है। और भाग 4 ए या भाग 4 क, वो किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और वो अनुच्छेद 51 ए में शामिल है। आगे हम बढ़ते हैं। भाग 5, याद रखिएगा, भाग 5 संघ से संबंधित है। संघ का मतलब है केंद्र। अब केंद्र में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में, हम संसद, इन सब के बारे में किसमें पढ़ेंगे? भाग 5 में। और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिए गए हैं। अब भाग 5 के बाद में भाग 6 आता है राज्यों से संबंधित। तो अब हम राज्यों से संबंधित राज्यपाल के बारे में, राज्य की विधानसभा के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में जो जो पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? भाग 6 में।
और ये अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। आगे बढ़े। भाग 7। भाग 7 में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसमें कैसे राज्य थे, बी टाइप के, बी विषय के संबंधित राज्य थे जिन्हें खत्म कर दिया गया है। इसमें एक अनुच्छेद था 238, इसे डिलीट कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और इसे अभी तक भी जिंदा नहीं किया गया है या इसमें कोई भी दूसरा पार्ट नहीं डाला गया है, यानी भाग 7 है जो हमारे संविधान में मौजूद नहीं है, डिलीट किया जा चुका है। भाग 8। भाग 8 में क्या दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक। तो हमारे देश में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उनके बारे में किसमें मिलता है? भाग 8 में जानकारी मिलती है। भाग 9 देखिए, हमें पता है कि भाग 9 भी डिलीट कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन भाग 9 को फिर से जिंदा कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। हम पीछे पढ़ चुके हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो 1992 में हुआ था उसके द्वारा। और इसमें क्या जोड़ा गया है? पंचायत। और पंचायत 243 से 243 ओ तक है। 243 से 243 ओ, ये जीरो नहीं है, ओ है, 243 ओ। इसके बाद देखें भाग 9A, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें क्या जोड़ा गया है? नगर पालिकाएं। क्या जोड़ा गया है? नगर पालिकाएं, यानी नगर का प्रशासन। ये 243P से 243 जेड जी तक है, जेड जी तक है। उसके बाद में 9B 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था सहकारी समितियां, और 243H से लेकर जेड टी तक। क्लियर है? जेड एच से लेकर जेड टी तक दिया गया है। यहां मिसप्रिंट है, जेड एच है, ये 243 जेड एच। जेड जी के बाद में जेड एच आएगा। इसके बाद में भाग 10। भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, जिनके बारे में हमने 5वीं और 6ठी अनुसूची में पढ़ा था, वो 243 से 243 ए तक दिए गए हैं। अब देखिए भाग 11 और भाग 12। भाग 11 केंद्र और राज्य के संबंध की बात करता है, लेकिन कौन से? विधायी और प्रशासनिक। विधायी और प्रशासनिक संबंधों की बात करता है। और भाग 12 है जो वित्त से संबंधित बात करता है, यानी भाग 11 है जो केंद्र राज्यों के प्रशासनिक और विधायिक मामलों की बात करता है, और भाग 12 है जो वित्तीय मामलों की बात करता है। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतरराज्यीय संबंधों की बात करता है, यानी ट्रेड, व्यापार की बात करेगा, भाग 13 में बात करेगा। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो इस तरह की जो नौकरियां हैं उनके बारे में किसमें बोला गया है? भाग 14 में बोला गया है। भाग 14A हमको पता है कि ये किससे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें क्या दिया गया है? न्यायाधिकरण या प्रशासनिक न्यायाधिकरण दी गई हैं, जो किसमें जोड़ा गया है? भाग 14 में जोड़ा गया है। अब देखिए भाग 15। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, और ये चुनाव से संबंधित 324 से लेकर 229 ए तक है। इसी के 324 के अनुसार भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया है। इसके अनुसार 324 के अनुसार तो चुनावों से संबंधित जो मामला है वो भाग 15 में मिलेगा। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। अब कुछ वर्ग कौन से हैं इनमें? एससी, एसटी, ओबीसी, इनसे संबंधित इनकी जो सूचियां हैं, इनकी जो लिस्ट है, उनके जो प्रावधान हैं वो दिए गए हैं। वो 330 से लेकर 342 तक हैं। इसी में एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी है। हम जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब उसे में देखेंगे कि एंग्लो इंडियन जो नियुक्त किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा,
उनको समाप्त कर दिया गया है, लोकसभा में उनका पद और विधानसभा में भी उनका पद समाप्त कर दिया गया है। यानी यूं कहूं कि एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया है, तो वो सारा इसी में आता है। अब भाग 17 में हम पढ़ते हैं आधिकारिक भाषा, 343 से 351 तक। आधिकारिक भाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। यही हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश की राजकीय भाषा है, मतलब जिसमें राज्य के काम काज होते हैं। आधिकारिक भाषा है, मतलब जिसमें ऑफिशियल वर्क होता है, अधिकारी काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आधिकारिक भाषा बोलते हैं। तो मतलब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजकीय भाषा है। वो किस में पढ़ेंगे हम? भाग 17 में। भाग 18 में देखिए आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान हम आगे पढ़ेंगे। 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। तो देश में इमरजेंसी के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, किस किस तरह से आपातकाल लग सकता है, उनके बारे में पढ़ते हैं हम भाग 18 में। भाग 19 में कुछ विविध प्रावधान दिए गए हैं। भाग 20 महत्वपूर्ण है, जिसमें संविधान संशोधन दिया गया है। एक ही अनुच्छेद है इसमें, 368। यानी भारत के संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 368 के तहत किया जाता है। और 368 संविधान के कौन से भाग में है? भाग 20 में है। अब भाग 21 आता है और भाग 21 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। भाग 22 की बात करें तो यहां पर भाग 22 में हिंदी के आधिकारिक पाठ और निरसन, यानी कुछ भागों को निरस्त करना, उन्हें जारी करना, वो सारा किसमें दिया गया है? भाग 22 में। तो अब देखिए हमने यहाँ भाग 22 यहाँ पढ़ लिए, हमने 22 भाग हम यहाँ पढ़ चुके हैं। इनमें से एक डिलीट है, भाग 9। और उसके अलावा बीच बीच में हमने और भाग पढ़ लिए हैं, जैसे 14A, 4A, 9A, 9B। इस तरह करके ये टोटल कितने भाग हो जाते हैं? 22 से लेकर बढ़कर ये हो जाते हैं 25 भाग। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ा कि संविधान में 22 से भाग 25 किस तरह से हुए और कौन कौन से भाग में कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। अब समझे कि हम संविधान का निर्माण पढ़ें कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक इसके रहे हैं, उन्हें हम समझते हैं। तो देखिए संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है संविधान सभा, यानी एक सभा गठित की जाए जो संविधान का निर्माण करे। अब अंग्रेजों के शासन के समय में संविधान सभा की मांग बार बार उठी है। संविधान सभा बनेगी तो संविधान बनेगा। इसके बारे में हमें 1895 में बाल गंगाधर तिलक का स्वराज विधेयक में जानकारी मिलती। स्वराज विधेयक में मांग की जाती है अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की। उसके बाद एम एन रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है 1934 में। ये कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता थे, मार्क्सवादी विचारधारा के नेता थे एम एन रॉय। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन में इसकी मांग करते हैं संविधान सभा की। 1934 में एम एन रॉय और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन से इसकी मांग करते हैं। उसके बाद देखिए 1938 के बाद 1939 आता है और 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और अंग्रेज भारतीयों को बिना पूछे भारत को भी उसमें कुदा देते हैं और बोल देते हैं कि भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा है, जबकि भारतीय ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ना चाहते। तो भारतीय विरोध करते हैं और अंग्रेज भारतीयों को मनाने की कोशिश करते हैं। क्यों मनाने की कोशिश करते हैं? कि जिससे उन्हें दो जगह ना लड़ना पड़े। एक तरफ तो विश्व युद्ध में लड़ना पड़ रहा है और यहां भी कंट्रोल करने के लिए उनको अपनी एनर्जी खर्च करे। इसलिए वो इंडियंस को मनाने की, उन्हें मीठी गोली देने की कोशिश करते हैं और वही मीठी गोली की शुरुआत 1940 में होती है। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि संविधान सभा की मांग को
अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया था? तो पहली बार स्वीकार किया गया था 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया था, इस अगस्त प्रस्ताव को। तो ये विचारधारा यहीं कहीं समाप्त हो गई थी। इसके बाद हम देखें 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन में फिर इस बात को दोहराया जाता है, अंग्रेज स्वीकार करते हैं कि हाँ संविधान सभा गठित होगी। हालांकि फिर संविधान सभा को, इसको क्रिप्स मिशन को भारतीयों द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। 1946 में फिर आता है कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन द्वारा हमारे देश में संविधान सभा का गठन होता है। तो यहां ये चीज क्लियर हुई कि संविधान सभा की मांग और संविधान सभा को स्वीकार करने और संविधान सभा को बनाने में एक प्रक्रिया का पालन हुआ, मतलब एक समय लगा। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग मिलती है। उसके बाद एम एन रॉय का नाम आता है 1934 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू इसकी मांग करते हैं कांग्रेस के मंच से। सबसे पहले अंग्रेज 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इसे स्वीकार करते हैं, उसके बाद 1942 के क्रिप्स मिशन में स्वीकार करते हैं, लेकिन ये दोनों ही भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं किए गए थे। बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन होता है। आगे हम देखें, कैबिनेट मिशन आता है। अब कैबिनेट जो मिशन है वो भारत में 24 मार्च 1946 को आता है। याद रखिएगा, डेट यहां इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 24 मार्च 1946 को आता है। यहां पर ब्रिटेन में उस समय लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी, और लेबर पार्टी की गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री, या यूं कहूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली की सरकार, जो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो भारत में कैबिनेट मिशन भेजती है 24 मार्च 1946 को, जो प्रपोजल लेकर आती है कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके 3 सदस्य थे। पहले थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस वहां भारत सचिव थे। तो देखिए होता क्या था सिस्टम, भारत में वायसराय होता था। भारत में कौन होता था? वायसराय, जिसे हम गवर्नर जनरल भी बोलते हैं। ये ब्रिटेन में जिस पर्सन को, जिससे रिपोर्ट करता था, उसे भारत सचिव कहते थे। तो भारत सचिव कौन होता था? जो ब्रिटेन में बैठता था और ये रिपोर्ट करता था वहां की संसद को। तो यानी ब्रिटेन की संसद और वायसराय के बीच में जो व्यक्ति था वो भारत सचिव था, और भारत सचिव ही क्या करता था? उस रिपोर्ट को कहां देता था? संसद भवन में। तो भारत सचिव कौन थे उस समय? पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद दूसरे पर्सन होते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं, और स्टेफर्ड क्रिप्स हैं जो वहां के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, और थर्ड होते हैं एवी अलेक्जेंडर। और ये एवी अलेक्जेंडर वहां नौसेना प्रमुख होते हैं, वायसराय नहीं होते हैं। नौसेना का जो हेड होता है उसके ऊपर एक पॉलिटिकल हेड हुआ करता था, वो है ये एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन भारत में क्लीमेंट एटली गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया था, जो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी। 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन थे इसके? सबसे पहले पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, साथ साथ इस मिशन के ये अध्यक्ष भी थे। तो इस मिशन के, यानी कैबिनेट मिशन के जो हेड थे, अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 नाम याद रखिएगा। जहां पर भी कोई 3 नाम हो, या 3 पॉइंट हो और 4 पॉइंट हो, वहां क्वेश्चन बनता है। जब 3 पॉइंट अगर हैं तो उसमें एक चौथा पॉइंट जोड़ देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन शामिल नहीं। यानी यहां 3 पॉइंट है, 3 नाम है, तो पूछ लेगा एक नाम और दे देगा कि कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं। अगर 4 नाम होते तो एक नाम गायब कर देता और फिर पूछ देता कि इनमें से कौन शामिल नहीं था। तो जहां भी 3 नाम हो, 4 नाम हो, 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, वहां क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम होती है। तो यहां 3 नाम है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 कैबिनेट मिशन में शामिल थे। अगर चौथा नाम कोई दे दे तो समझ लीजिएगा वही गलत है। आगे बढ़े। अब देखिए कैबिनेट मिशन था, ये कैबिनेट मिशन के मेंबर हैं। तो ये यहां पर उस समय लॉर्ड वेवेल हैं,
और बाकी 3 कैबिनेट मिशन के मेंबर हैं। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन है जो क्या प्रपोजल लेकर के आया वो समझे। कैबिनेट मिशन जो आया, यानी ये जो 3 लोग वहां से आए, इन्होंने क्या अपना प्रस्ताव रखा यहां पर इन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक अखिल भारतीय संघ होगा। क्या होगा? अखिल भारतीय संघ, मतलब ऑल इंडिया, यानी सारे देश का एक संघ बनेगा। और उस संघ में कौन कौन शामिल होंगे? उसमें राज्य शामिल होंगे, उसमें यहाँ की रियासतें शामिल होंगी और कमिश्नरी प्रांत शामिल होंगे। देखिए, जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इस तरह करके उस जमाने में उन्हें कमिश्नरी प्रांत बोला जाता था। केंद्र शासित प्रदेश आजकल सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं। इसी तरह से कमिश्नरी प्रांत हैं जो सीधा वायसरॉय के कंट्रोल में हुआ करते थे। तो मतलब एक अखिल भारतीय संघ बनेगा जिसमें राज्य होंगे, उसके अलावा रियासतें होंगी और कमिश्नरी प्रांत होंगे। यहां याद रखिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भारत का विभाजन भारत का विभाजन क्या कैबिनेट मिशन से हुआ? नहीं। आपके सामने है कैबिनेट मिशन, बात कर रहा है अखिल भारतीय संघ की, पूरे देश के सभी राज्य, रियासत और कमिश्नरी प्रांतों को शामिल करने की। ये भारत का टुकड़ा करने की कहीं भी कोई बात नहीं कहता है। तो मतलब अखिल भारतीय संघ की बात करता है, तो कैबिनेट मिशन ने कहीं भी भारत के विभाजन की बात नहीं कही थी। यानी कैबिनेट मिशन भारत के विभाजन का पक्षधर नहीं था, वो तो एक ही देश चाहता था। दूसरी बात इन्होंने बोली कि एक संविधान सभा बने। क्या बने? एक संविधान सभा बने। और संविधान सभा क्या करेगी? भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। इस संविधान सभा में कितनी सीट होनी चाहिए? वो उन्होंने बताया कि 389 सीट होनी चाहिए। तो पहली चीज, अखिल भारतीय संघ हो जिसमें राज्य हो, कमिश्नरी प्रांत हो और उसमें रियासतें शामिल हो। दूसरा, एक संविधान सभा बने, उस संविधान सभा में 389 सीट हो और वो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करे। तीसरी बात इन्होंने बोली, अंतरिम सरकार बने। अंतरिम सरकार बने जिसमें 14 सदस्य हो। अब देखिए, अंतरिम शब्द को हम समझते हैं। अंतरिम का मतलब है टेम्परेरी, काम चलाऊ। मतलब भारत को अंग्रेज आजाद कर दें और भारत को आजाद करने के बाद संविधान बनने में समय लगेगा। तो जब तक संविधान बने और संविधान के हिसाब से चुनाव हो, तब तक देश चलाने के लिए जो सरकार बने उसे बोलेंगे अंतरिम सरकार। तो मतलब भारत, अंग्रेज चाहते थे कि वो भारत को आजाद कर दें और आजाद करके उनका जब तक संविधान बने तब तक काम चलाने के लिए देश के लिए एक सरकार बने टेम्परेरी, जिसे क्या बोलेंगे? अंतरिम सरकार बोलेंगे। तो अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1939 से और 45 तक। अंग्रेजों की सत्ता कमजोर हो गई थी, इसलिए वो भारत को झेल नहीं पा रहे थे। उधर से अमेरिका और चीन का दबाव था, इसलिए भारत को आजाद करना मजबूरी हो गया था। और 1945 के बाद भारत को आजाद करने की प्रक्रिया है जो तेज हो गई थी। तो हम देखें कि कैबिनेट मिशन ने 3 बात बोली। अखिल भारतीय संघ की बात बोली, उसने बोला कि एक संविधान सभा हो और देश का शासन चलाने के लिए एक क्या हो? अंतरिम सरकार हो जिसमें 14 सदस्य हो। ये कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आता है। इसके बाद अब हम एक एक पक्ष को समझें। एक एक पक्ष, अखिल भारतीय संघ का हम समझ चुके हैं कि उसमें 3 हिस्से शामिल होंगे। अब बात करें हम संविधान सभा। तो देखिए, संविधान सभा के लिए बात कही कि एक संविधान सभा होगी जो भारतीयों के लिए क्या काम करेगी? संविधान सभा क्या काम करेगी? भारतीयों के लिए संविधान निर्माण का कार्य करेगी। संविधान निर्माण का कार्य करेगी। किसके लिए करेगी? भारतीयों के लिए करेगी। इसका जो चुनाव होगा, यानी इसके जो सदस्य होंगे, कितने सदस्य होने थे? 389। इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, मतलब डायरेक्ट जनता वोट नहीं देगी, बल्कि जनता जिनको पहले चुन चुकी है वो देंगे। राज्यों में या रियासतों में वहां का जो नवाब या वहां का राजा है वो चुनकर भेजेगा। तो मतलब चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। यानी संविधान सभा के लिए चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। अब 10 लाख की जनसंख्या पर
एक सीट ली गई थी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट ली गई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि 389 सीट थी गुणा 10 लाख, काउंट कर लें, इतनी जनसंख्या उस समय थी। तो 10 लाख पर एक सीट थी, 389 सीट थी, तो अगर इसको गुणा कर दें तो इतनी जनसंख्या उस समय भारत की थी। अब देखिए, इनको जो सीटों का विभाजन किया गया था, उन सीटों का विभाजन 3 कैटेगरी में किया गया। एक कैटेगरी थी मुस्लिम, एक कैटेगरी थी सिख, और बाकी सब कुछ बचे अन्य में शामिल। अब ये इन्होंने विभाजन, जो सीटों का जो विभाजन किया था मुस्लिम, सिख और अन्य में, ये क्यों किया था उसे समझते हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे 1909 में एक्ट आया था, 1909 का एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। इस सुधार में अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व कर दी थी, यानी सीटों का आरक्षण दे दिया था 1909 में। उसके बाद 1919 का एक्ट आता है, जिसे बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सिखों के लिए सीट रिजर्व कर दी थी। तो देखिए, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में रिजर्वेशन सीटों का किसको दे दिया गया था? मुस्लिमों को। 1919 के एक्ट में किसे दे दिया गया था? सिखों को दे दिया गया था। तो उनको पहले से ही रिजर्व था, इसलिए उनकी कैटेगरी अलग कर दी गई और बाकी सबको अन्य की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया था। यहां मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये दो नाम हैं, मार्ले और मिंटो, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। तो जो ये मार्ले होता है, ये तो भारत सचिव का नाम होता है, भारत सचिव का नाम होता है। और ये जो सेकंड नाम होता है मिंटो, ये भारत में जो वायसराय होता है उसका नाम होता है। तो अभी हमने पीछे पढ़कर देखा है कि वायसराय होता था, और वायसराय किसे रिपोर्ट करता था? भारत सचिव को। तो ये जो दो रिफॉर्म आए हैं, दो सुधार आए हैं, इन सुधारों में पहला नाम जो किसका होता है? भारत सचिव का होता है, और दूसरा नाम वायसराय का होता है। तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय भारत सचिव कौन था और भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए, 1909 में एक्ट आया, मतलब वहां मार्ले तो था भारतीय सचिव और मिंटो था वायसराय। ये 1919 का एक्ट आया, मतलब मॉन्टेग्यू तो था भारत सचिव और चेम्सफोर्ड इस समय कौन था? भारत का वायसराय था। क्लियर है? तो मतलब 10 लाख की सीट पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी, मतलब उसका 3 हिस्सों में रिजर्वेशन था। पहला मुस्लिमों को, क्योंकि उनको 1909 के एक्ट में दे दिया गया था। दूसरा सिखों को, क्योंकि उनको 1919 के एक्ट में दे रखा था। और बाकी सारे अन्य थे। और टोटल सीट कितनी थी? 389 थी। ये संविधान सभा का स्ट्रक्चर था, ये हमारी संविधान सभा का स्ट्रक्चर था। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो ये 389 सीट थी, इन 389 सीटों में हम यहां पीछे देख चुके हैं कि रिजर्वेशन 3 आधार पर है। अब इनका विभाजन कैसे कैसे किया गया था वो देखिए। उस समय 11 प्रांत थे अंग्रेजों के पास, मतलब भारत को अंग्रेजों ने अलग अलग हिस्सों में तोड़ रखा था। कुछ ऐसे राज्य थे जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, तो उन्हें ब्रिटिश प्रांत बोला जाता था। तो जब भारत आजाद हुआ, उस समय ऐसे 11 ब्रिटिश प्रांत थे। उसके साथ साथ कुछ रियासतें थी और कुछ कमिश्नरी प्रांत थे, मतलब जिन्हें अंग्रेज डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, अंग्रेज जिन्हें डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। तो अब सीटों का बंटवारा भी इन्होंने इसी तरह से किया कि जो कमिश्नरी, जो राज्य थे, ब्रिटिश प्रांत थे 11, उनको 292 सीटें दी गई, रियासतों को 93 सीटें दी गई, और कमिश्नरी प्रांतों को दी गई थी 4 सीटें। अब देखिए, ये सीट और ये दोनों, ये और ये 292 और 4 कितनी हुई? 296। इन 296 सीटों पर तो
अप्रत्यक्ष चुनाव होना था। क्या होना था इस पर? अप्रत्यक्ष चुनाव होना था। और रियासत की जो 93 सीट थी, उनमें वहां का राजा या वहां का नवाब जो था, वो मनोनीत करता, मतलब अपनी तरफ से बिना चुनाव के किसी पर्सन को भेजता। तो इस तरह करके सीटों का विभाजन था। तो अब हम 11 राज्य देखें उस समय ब्रिटिश प्रांत में कौन कौन से 11 राज्य हुआ करते थे। पहला उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो उत्तर और पश्चिमी प्रांत अफगानिस्तान के पास वाला हिस्सा था ये। तो अफगानिस्तान के पास वाला हिस्सा जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्होंने बाद में पख्तूनिस्तान की मांग की थी, हम इतिहास में पढ़ते हैं ये चीजें। तो वो उत्तर पश्चिमी प्रांत था। पंजाब प्रांत था। पंजाब वो जो कुछ पाकिस्तान के पास है और कुछ भारत के पास है, वो पंजाब था। दूसरा सिंध, सिंध वाला हिस्सा प्लस बलूचिस्तान का वाला हिस्सा, वो आज भी पाकिस्तान में है। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत को हम बोलेंगे यूपी। यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत बोला जाता था। मध्य प्रांत एमपी को बोला जाता था। बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, ये 11 उस समय राज्य थे। और 4 कमिश्नरी प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। इसके अलावा 93 रियासतें थी। तो हम सीधा सा समझें कि उस समय कितने प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत? 11। कमिश्नरी प्रांत कितने, कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे उस समय? कितने थे? 4 थे। तो मतलब यूं समझें कि जो सीट आनी थी, 389 सीटों का जो विभाजन किया गया था, तो 292 सीट तो राज्यों को दी थी, 93 सीट रियासतों को दी थी, और 4 सीट किसको दी थी? कमिश्नरी प्रांतों को दी थी। कुछ इस तरह का उस समय भारत का नक्शा था कि ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी हो गया, ये सेंट्रल प्रोविंस यानी एमपी हो गया, ये सिंध है, ये पंजाब है, ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत हो गया, इधर की तरफ ये बिहार, बंगाल, असम, इधर उड़ीसा, मद्रास, इधर की तरफ मुंबई वाला हिस्सा हो गया ये। और ये जो डायरेक्ट है, जैसे ये राजस्थान हो गया, पिंक गुलाबी कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये वो थे जो रियासतें थी। तो ये रियासतें हो गई। और ये बाकी जो पीला पीला कलर का दिखाई दे रहा है, ये अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में था। मतलब जो पीला भाग है वो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और जो गुलाबी रंग का भाग है वो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, बल्कि क्या थी, ये रियासतें बनी हुई थी। तो आप यहां देख सकते हैं कि हैदराबाद कितनी बड़ी रियासत थी उस समय। इतनी बड़ी रियासत हैदराबाद थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अप्रत्यक्ष चुनाव होना था, मतलब अब इलेक्शन होना था। तो इलेक्शन जब हुआ, तो अब इलेक्शन में देखिए, चुनाव होता है जुलाई में, जुलाई 1946। हमने देखा 24 मार्च 1946 को क्या आता है? कैबिनेट मिशन। और मार्च के बाद जुलाई में होता है चुनाव। चुनाव कितनी सीटों पर होता है? 296 सीटों पर। मैंने बताया 292 सीट ब्रिटिश प्रांत की और 4 कमिश्नरी प्रांत की, दोनों मिलाकर क्या होती हैं? 296। इन पर तो चुनाव होना था। रियासत की जो 93 सीट थी, उन पर वो अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके भेजते। तो इस तरह करके 93 सीट अलग थी। अब चुनाव होता है, चुनाव के बाद रिजल्ट आता है, और रिजल्ट को हम 2 अलग अलग एंगल से समझेंगे। पहला एंगल समझेंगे हम पार्टी वाइज की, पार्टियों का क्या हिसाब किताब रहा। तो वहां पर जब रिजल्ट आता है 296 सीटों का, तो 208 सीटें कांग्रेस को मिल जाती, और 73 ही सीट सिर्फ मुस्लिम लीग को मिल पाती है। 15 सीट अन्य पार्टी को मिल जाती, 15 सीट अन्य पार्टियों को मिल जाती है। और यहीं से मुस्लिम लीग को लगा कि यहां तो हमारे हिस्से की सीटें भी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उनकी सीटें भी कांग्रेस के पास चली गई। इसका मतलब यह है कि उनका जो सरकार बनेगी उसमें बहुमत नहीं रहेगा। इस वजह से यहां से मुस्लिम लीग है जो ज्यादा नाराज हो गया था। तो हम सीटों को देखें पार्टी वाइज, तो 208 सीटें किसको मिली थी? 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, और 15 अन्य पार्टियों को मिली। यहां हम दूसरे एंगल से देखें इसे,
तो दूसरे एंगल से हम देखते हैं तो 15 महिलाएं चुनी गई थी। ये डाटा बहुत पूछा जाता है कि जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी, तो 15 महिलाएं चुनी गई। वहां पर एससी के 26 कैंडिडेट चुने गए थे और एसटी के 33 कैंडिडेट चुने गए। ये टोटल 296 सीटों में से है। तो मतलब चुनाव में 208 कांग्रेस को सीटें मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, 15 अन्य पार्टियों को मिली, 15 महिलाएं थी, 26 एससी थे और 33 एसटी थे। इस तरह करके चुनावों का रिजल्ट रहा। आगे हम बढ़ते हैं तो अब देखिए, अब मुस्लिम लीग नाराज हो गया और मुस्लिम लीग ने नाराज होने के बाद में अभी हमने देखा कि एग्जाम इलेक्शन कब हुआ है, जुलाई में हुआ है। जुलाई के बाद में अगस्त में, जुलाई के बाद अगस्त में जब मुस्लिम लीग को लगा कि उसे 73 सीट ही मिली है तो उसने 16 अगस्त को, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उससे एक साल पहले 16 अगस्त को, 15 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही मतलब जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू रह रहे हैं उन पर कार्यवाही करना, यानी अलग देश की मांग करना, अलग देश बनाने के लिए अग्रसर होना। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई तो आप लोग सुने होंगे कि हुल्लड़ हुआ या दंगा हुआ, या भारत में आजादी के समय दंगे प्रारंभ हो गए थे, तो वो दंगे जो प्रारंभ हुए थे वो यही था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने लगे। 24 अगस्त को उसी साल अंतरिम सरकार, यानी काम चलाऊ सरकार संविधान बनने तक के गठन की घोषणा की गई। सिर्फ घोषणा की गई, मतलब बनी नहीं थी। अब बनती कब है? 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। और गठन में कितने सदस्य रहते हैं? 12 सदस्य होते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा कि कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि टोटल 14 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 14 सदस्य होने चाहिए अंतरिम सरकार में। यहां कितने थे? 12 सदस्य, क्योंकि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। तो 14 की जगह सदस्य कितने रहे? 12 सदस्य रहे। याद रखिएगा, यही आपको एक हिंट दे रहा हूं। इसी दिन 2 सितंबर के दिन ही 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण किस बात का किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 तक। 1945 की बात है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा दिए, परमाणु बम। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर क्या गिराए थे? परमाणु बम गिराए थे। इस वजह से अगस्त के बाद, 6 और 9 अगस्त के लगभग एक महीने बाद 2 सितंबर को जापान ने सरेंडर कर दिया था और इसी के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो यानी जापान ने जिस दिन सरेंडर किया था उसके ठीक एक साल बाद 1946 को भारत में अंतरिम सरकार बन गई थी। इसके बाद में 26 सितंबर को, 2 सितंबर को सरकार बनी है, 26 सितंबर को उसी साल मुस्लिम लीग शामिल हो गया। मुस्लिम लीग शामिल हो गया और सदस्य फिर से कितने हो गए? 14, 14 सदस्य हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट अब यहां यह है, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए? 5 सदस्य शामिल हुए। अब देखिए, हमने यहां पढ़ा है कि 12 सदस्य थे और बाद में हो गए 14, तो 2 ही जुड़ने चाहिए थे। 3 और कहां से एडजस्ट हुए? तो कांग्रेस के 3 सदस्यों ने रिजाइन कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो मतलब 12 सदस्य थे कांग्रेस के, उनमें से 3 ने रिजाइन कर दिया था और 5 मुस्लिम लीग के शामिल हो गए थे। तो टोटल कितने हो गए थे? 14 सदस्य हो गए। आगे देखें, मुस्लिम लीग के वो, सॉरी, कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था, उनके क्या नाम थे? अब याद रखिएगा, जहां 3 और 4 आ जाए वहीं क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो क्या नाम था?
सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खान, 3 सदस्यों ने रिजाइन किया था। सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खान, इन 3 लोगों ने रिजाइन कर दिया था। ये कौन से थे? कांग्रेस के थे। अब देखिए, अंतरिम सरकार में किस व्यक्ति को कौन सा पद मिला, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अब हम उस सरकार को, अंतरिम सरकार का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना देखते हैं। तो उसकी संरचना देखें तो अंतरिम सरकार में टोटल कितने सदस्य? 14 थे। लेकिन एक सदस्य उस सरकार के ऊपर कार्यकारिणी का हेड था, जिसे वायसराय कहते थे। तो देखिए, भारत जैसे ही आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में भारत में वायसराय का पद बनाए रखा गया था, क्योंकि कोई भी देश उस समय, भारत उतना सक्षम नहीं था, कोई अटैक कर सकता था। तो भारत में सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस समय तक अंग्रेज वायसराय यहाँ मौजूद रहा। तो ये जो अंग्रेज वायसराय था, लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन, ये यहाँ की कार्यकारिणी का अध्यक्ष रहा। ये यहाँ की कार्यकारिणी का अध्यक्ष रहा। जवाहरलाल नेहरू, जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, उसका उपाध्यक्ष था। उसका उपाध्यक्ष था। तो वायसराय की कार्यकारिणी का अध्यक्ष तो कौन था? खुद वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। उस कार्यकारिणी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जो सरकार बनी थी, इस सरकार का प्रमुख कौन था? सरकार का प्रमुख तो था मंत्रिमंडल का प्रधान पंडित जवाहरलाल। तो याद रखना है, मंत्रिमंडल जो बना, जो सरकार बनी, उस सरकार का हेड तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, उसका हेड कौन था? वायसराय। तो वायसराय के बाद में जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? सरकार के तो हेड थे, यानी गवर्नमेंट के तो क्या थे? प्रमुख थे। लेकिन वायसराय की कार्यकारिणी के उप प्रमुख थे, यानी उपाध्यक्ष थे। साथ के साथ ही इनके पास विदेशी मामले भी थे, यानी उस समय के, यूं समझिए कि फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री यही थे। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया। तो उस समय गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। इन्हें खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया। खाद्य और कृषि मंत्रालय किनको दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सरदार बलदेव सिंह, इनको क्या दिया गया था? रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्री उस समय किनको बनाया गया था? अंतरिम सरकार में सबसे पहले सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी, जो बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद वायसराय बने थे, वो सी राजगोपालाचारी क्या बने थे? शिक्षा मंत्री बने थे। शिक्षा मंत्री बने थे। आसफ अली को रेलवे दिया गया था। ये याद रखना है कि कौन सा नाम किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, यानी किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया था। अब देखिए, यहां हम एक लिस्ट पढ़ रहे हैं अंतरिम सरकार की। जैसे ही पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनने के साथ साथ ही क्या होगा? अभी हम कौन से साल में चल रहे हैं? 1946 में चल रहे हैं। 1947 में जैसे ही पाकिस्तान बनेगा, मुस्लिम लीग यहां से चली जाएगी, तो ये स्ट्रक्चर फिर से चेंज हो जाएगा। फिर से चेंज हो जाएगा, लोगों के नाम बदल जाएंगे। तो आसफ अली को क्या मिला है? रेलवे मिला है। जॉन मथाई, जॉन मथाई हैं, उनको क्या मिला? उद्योग और आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम, जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री बने। तो श्रम मंत्रालय किनके पास था? जगजीवन राम के पास। सी एच भाभा, इनके पास खान और बंदरगाह मंत्रालय था। तो खान से संबंधित और बंदरगाहों से संबंधित काम किनके पास था? सी एच भाभा के पास। अब देखिए, यहां तक हम कितने लोगों को पढ़ चुके हैं? 3 नाम ये पढ़ चुके हैं, 4 नाम ये पढ़ चुके हैं, 7 नाम, और 2 नाम ये पढ़ चुके हैं, 9 नाम। और टोटल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। तो 9 के बाद जो बचे हुए 5 सदस्य हैं, वो किसके थे? मुस्लिम लीग के। अब हम मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को पढ़ते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल है जो विधि मंत्री बने, कानून मंत्री बने। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल है जो भारत का जब विभाजन हो गया था, तो ये पाकिस्तान चले गए। जब ये पाकिस्तान चले गए, तो भारत के मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को दोबारा बनाया गया था।
तो विधि मंत्री बनाया गया था बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो विधि मंत्री पहले किनको बनाया गया था? जोगेंद्रनाथ मंडल को। और बाद में किनको बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान चले गए थे, फिर वहां इनको लगा कि माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक लोगों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनकी अच्छी रेस्पेक्ट नहीं है, तो वो वापस इंडिया आ गए थे। फिर इंडिया में इनको कोई अच्छी पोस्ट नहीं दी गई थी और गुमनामी की सी जिंदगी इनका अंत था। उसके बाद गजनफर खान ये स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, ये भी मुस्लिम लीग के होते हैं। लियाकत अली खान यहां पर वित्त मंत्री बनते हैं। ये वही लियाकत अली खान है जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली खान, जो भारत में क्या थे? वित्त मंत्री रहे थे। आई चुंदरीकर क्या बनते हैं? वाणिज्य मंत्री। और अब्दुल रब निस्तार क्या बनते हैं? संचार मंत्री। इस तरह करके ये मंत्री परिषद या यूं कहो कि अंतरिम सरकार है वो रहती है, जिसमें 14 सदस्य शामिल होते हैं। अब देखिए, भारत आजाद हो गया। अब भारत आजाद हो गया तो अब मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो चले गए। मुस्लिम लीग के सदस्य चले गए, तो अब अंतरिम सरकार को फिर दोबारा से डिजाइन करना पड़ा, फिर बनाना पड़ा। तो अंतरिम सरकार फिर दोबारा बनी। अब अंतरिम सरकार में फिर नया स्ट्रक्चर क्या था? तो नए स्ट्रक्चर के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के पास वही पद थे, विदेशी मामले वही थे उनके पास। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष यानी वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी उसके उपाध्यक्ष थे। सरकार के प्रधान थे यानी मंत्रिमंडल के हेड थे। अब यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास वही गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय रहा। आगे हम देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास वही खाद्य और कृषि मंत्रालय था। सरदार बलदेव सिंह के पास वही रक्षा मंत्रालय था। अब देखिए, शिक्षा मंत्री वहां सी राजगोपालाचारी थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब उनको बना दिया गया था वायसराय, उनको वायसराय बना दिया गया था। तो अब मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद है जो राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने पाकिस्तान जाना स्वीकार नहीं किया, वो यहां पर शिक्षा मंत्री बने। यहां एक चीज खास बता दूं मैं आप लोगों को, 11 नवंबर को इनका जन्म दिवस होता है। 11 नवंबर को क्या होता है? इनका जन्म दिवस होता है। और इस दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत। क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस। याद रखिएगा, शिक्षक दिवस अलग है और शिक्षा दिवस अलग है। जो शिक्षक दिवस होता है वो भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ये शिक्षा दिवस है जो 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब देखिए, जॉन मथाई को दे दिया गया था रेलवे, जबकि पहले किसके पास था? आसफ अली के पास था। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय इनको दे दिया जाता है। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय ही रहता है। वीएन गॉडगिल के पास अब आ जाता है खान और बंदरगाह, जो सीएच भाभा के पास था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब बन जाते हैं विधि मंत्री, जिसकी जगह कौन थे? पहले जोगेंद्रनाथ मंडल थे जो पाकिस्तान चले जाते हैं। तो अब कौन बन जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजकुमारी अमृता कौर, इनके पास चला जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय। और यही वो महिला है जिनके प्रयासों की वजह से दिल्ली में एम्स बना और बाद में धीरे धीरे एम्स है जो देश के अलग अलग हिस्सों में बनने लगे। तो एम्स का अगर जन्म कहीं से हम देखते हैं कि कहां से उनका करने वाली जो लेडी थी, वो यही राजकुमारी अमृता कौर है। उसके बाद आर के सणमुख शेट्टी वित्त मंत्री बनते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो आर के सणमुख शेट्टी हैं जो भारत के पहले आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री होते हैं। इन्होंने सीएच भाभा वाणिज्य मंत्री रहते हैं और रफी अहमद किदवई संचार मंत्री रहते हैं। इस तरह करके हमारी मंत्री परिषद है जो कंप्लीट हो जाती है। तो यहां पर हमने इस क्लास में पढ़ा कि किस किस तरह से संविधान सभा बनी,
कैसे संविधान सभा की मांग हुई, भारत में संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कितने उसमें सीटें थी, किस किस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, कैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन में किस किस तरह से किस किस को क्या मंत्रालय बना, आजादी के बाद में मंत्रालय किस तरह से बटे थे। ये हमारी नेक्स्ट क्लास रही। आज की क्लास में इतना ही। बाकी किस तरह से आगे चलकर संविधान सभा का कार्य प्रणाली किस तरह से चालू होती है, कौन अध्यक्ष बनता है, कौन उपाध्यक्ष बनता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।